हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द सिविल टेल्स। केएमसी यानी कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकलेगा जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर और सब असिस्टेंट इंजीनियर दोनों का वैकेंसी रहेगा। तो उसको क्रैक करने के लिए हम लोग को करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। तो आज का ये वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 2018 का पेपर। अगर कुछ भी डाउट होगा आप हमको कमेंट सेक्शन में या लिंक्डइन में मैसेज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन सेट का जो पहला क्वेश्चन है, द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट ए ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ ऑफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड। तो इसको सॉल्व करने के पहले हमको पूरा चीज मालूम होना चाहिए कि ब्रिक का क्या क्या पोर्शन को क्या क्या चीज बोलता है। तो पूरा चीज समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रिक क्या क्या होता है। तो ये जो है, इसको हम लोग फुल ब्रिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, जब ये विड्थ है, विड्थ हाफ हो जाएगा बट लेंथ जो है वो फुल रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर हाफ। अभी नेक्स्ट जो है उसमें विड्थ भी हाफ होगा और लेंथ भी हाफ होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर क्वार्टर। ओके, और अभी एक चीज इधर पे देखिए, कोई भी ब्रिक का अगर कॉर्नर मिसिंग रहेगा, वो कॉर्नर को हम लोग बोलते हैं किंग क्लोजर। और कॉर्नर अगर 45 डिग्री टू 60 डिग्री तक मिसिंग रहेगा वन ऑफ द कॉर्नर से, वो ब्रिक को हम लोग मिटर्ड बोलते हैं। ओके, और अभी नीचे का कोई पोर्शन से हाफ ऑफ द ब्रिक का अगर मिडिल तक रहेगा कोई भी पोर्शन मिसिंग, तो ये वाला ब्रिक को हम लोग बोलेंगे ब्रिवेल। और अगर कोई भी ब्रिक का हाफ ऑफ द पोर्शन मिसिंग है, हाफ ऑफ द लेंथ मिसिंग है, वो हम लोग बोलते हैं हाफ ब्रेथ। अगर 1/4 पार्ट मिसिंग है तो उसको हम लोग बोलते हैं 3/4 बैट। और लास्टली, अगर 3/4 बैट का अगर कोई भी एंगल से मिसिंग है, कोई भी एंगुलर पोर्शन से, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिवेल बैट। तो आई होप ये डायग्राम से आपको मालूम हो गया। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या था वो थोड़ा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा था कि द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट ए ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ ऑफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड। तो देखिए, किंग क्लोजर को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर कॉर्नर मिसिंग है, जो कि इक्वल होता है हाफ ऑफ द लेंथ से और हाफ ऑफ द विड्थ से, उसको हम लोग बोलते हैं किंग क्लोजर। तो आई होप ये डायग्राम से आपको थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा। बट अगर आप वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिक मेसनरी के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हो, तो नीचे हमको एक बार कमेंट कीजिए। तो कमेंट करेंगे तो हम पूरा चीज़ एक बार डिस्कस करेंगे कि इधर पे क्लोजर होता है और बैट कहाँ कहाँ होता है। ओके, इधर हम बैट लिख रहे हैं, इधर पे क्लोजर हो रहा है। और लैप क्या होता है, एरेज क्या होता है, फ्रॉग क्रीक क्या क्या होता है, पूरा चीज़ एक बार हम लोग एक डिटेल वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अगर ये वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम मोटर इज जनरली मेड विथ हाइड्रोलिक लाइम। तो एक अदर क्वेश्चन भी ऐसा आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक लाइम एंड नॉर्मल लाइम। तो नॉर्मल लाइम क्या होता है? नॉर्मल लाइम होता है कि प्योर कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स CaO, and with other hand the hydraulic lime is contains clay and impurities, जो कि हेल्प करता है अंडर वाटर सेटिंग के टाइम पे। ओके, और ये क्विक लाइम जो है ना, ये क्विक लाइम यूज होता है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे। फैट लाइम यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के टाइम पे। और व्हाइट लाइम कहाँ पे यूज होता है? व्हाइट लाइम यूज होता है फिनिशिंग वर्क में, जैसा पुट्टी मान लीजिए या हेयर क्रैक है, उसको फिलिंग के टाइम पे हम लोग व्हाइट लाइम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ वुडलैंड सीमेंट आर। तो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है लाइम एंड सिलिका। लाइम मतलब, पहले ही बात किए, लाइम मतलब CaO, जिसका परसेंटेज रहता है 60 to 67%। और सिलिका, सिलिका मतलब SiO2, जिसका परसेंटेज रहता है 20 to 25% तक। ओके, तो आपको ये याद रखना चाहिए। और लाइम एंड सिलिका का क्या यूज होता है? लाइम एंड सिलिका सेटिंग एंड स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं वुडलैंड सीमेंट में।
क्वेश्चन नंबर 4, लाचेटरस डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द, तो आपको मालूम होगा लेचेटरस डिवाइस हम लोग साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए यूज करते हैं टू चेक द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइन मतलब CaO, और साउंडनेस मतलब क्या होता है, साउंडनेस मतलब वॉल्यूम स्टेबिलिटी का हम लोग चेक करते हैं। और एक होता है कि सेटिंग टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं भाइकट एपरेटर्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रेडिएटर इन सीमेंट इज, तो रेडिएटर मतलब क्या होता है, रेडिएटर मतलब कोई हम लोगों का जो सीमेंट प्रोसेस है, हार्डनिंग का प्रोसेस, उसको स्लो करने का काम कौन करता है, तो उसको स्लो करने का काम करता है जिप्सम। जिप्सम मतलब क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट मीन्स CaSO4। और हम लोगों का जो सीमेंट सेटिंग टाइम है उसको एक्सेलरेट कौन करता है, उसको एक्सेलरेट करता है कैल्शियम क्लोराइड मीन्स CaCl2। ओके, ये भी आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील इज, तो माइल्ड स्टील हम लोग कहाँ यूज करते हैं, माइल्ड स्टील हम लोग RCC वर्क में यूज करते हैं। RCC मीन्स रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में। तो माइल्ड स्टील का जो कार्बन कंटेंट रहता है वो 0.15 से 0.3 का बीच में होता है। तो हम लोग का इधर 0 to 1.5 और 3 का बीच में एक ही वैल्यू है जो कि है लेस देन 0.25। और एक बात याद रखिए, माइल्ड स्टील का कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है, तो इसीलिए माइल्ड स्टील हम लोग RCC वर्क में यूज करते हैं। लो कार्बन कंटेंट कम होता है तो कोई भी प्रॉपर्टीज में डक्टाइल एंड वेल्डेबल प्रॉपर्टीज डेवलप होता है, तो इसके लिए हम लोग माइल्ड स्टील RCC वर्क में यूज करते हैं। तो स्टील का बात जब कर ही रहे हैं और थोड़ा स्टील का बात कर लेना है कि पिग आयरन जो होता है, पिग आयरन का कार्बन कंटेंट रहता है 5 to 8%। और कास्ट आयरन जो हम लोग का जो कास्ट आयरन होता है उसका वैल्यू आता है 2 to 5%। और एक होता है कि रॉट आयरन, इसका कार्बन कंटेंट रहता है लेस देन 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइएक्सियल कॉम्पैक्शन टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड डैश ऑफ सॉइल, तो ट्राइएक्सियल कॉम्पैक्शन टेस्ट हम लोग सॉइल का शियर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए करते हैं, क्योंकि ट्राइएक्सियल टेस्ट इज द बेस्ट टेस्ट टू फाइंड द शियर स्ट्रेंथ। अदर टेस्ट क्या क्या होता है सॉइल शियर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, जैसा कि होता है कि डायरेक्ट शियर टेस्ट, अनकन्फर्म्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट, और एक होता है कि भीम शियर टेस्ट। ये 4 टेस्ट हम लोग मेनली सॉइल का शियर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश apparatus इज यूज्ड टू टेस्ट लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल, तो इसके लिए हम लोग कैसाग्रेनेट apparatus यूज करते हैं। और लिक्विड लिमिट क्या होता है, तो लिक्विड लिमिट इज द वाटर कंटेंट एट व्हिच सॉइल ट्रांजिस्ट फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू लिक्विड स्टेट। और एक बात है, ये क्रेसागनेट एपरेटस का जो 25th ब्लो है, 25th नंबर ब्लोज वाटर कंटेंट इज आवर लिक्विड लिमिट। ओके, तो और इसके साथ साथ हम लोगों को फ्लो इंडेक्स कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the shape of the bending moment diagram over the length of a beam carrying a uniformly distributed load is always, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी यूनिफॉर्म लोड अगर है तो हमेशा हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट ग्राफ जो है वो पैराबोलिक देखने को मिलेगा। पैराबोलिक मतलब हमको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा जिधर पे ये सेंटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री स्ट्रेसिंग कैन एलिमिनेट, तो प्री स्ट्रेसिंग का मेन पर्पस क्या रहता है, मेन पर्पस रहता है प्री स्ट्रेसिंग का टू इम्पैक्ट इनिशियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, मींस द पर्पस ऑफ अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेस इन बीम्स एंड स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द परमिसिबल टोटल लॉसेस इन प्री टेंशनिंग सिस्टम। तो प्री टेंशनिंग सिस्टम में परमिसिबल टोटल लॉस होता है कि 18% और पोस्ट टेंशनिंग में हम लोगों को आता है परमिसिबल टोटल लॉस 15%। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो आपको मालूम होगा हम लोगों को प्रोजेक्ट में 6 नंबर्स ऑफ स्टेजेस रहता है, यानी कि अगर फर्स्ट का बात करेंगे तो फर्स्ट में आता है हम लोगों का कॉन्सेप्शन, सेकेंड होता है डिजाइनिंग, थर्ड होता है प्रोक्यूरमेंट, फोर्थ में आता है कंस्ट्रक्शन, फिफ्थ में आता है कमीशनिंग और सिक्स लास्ट जो है वो होता है कि मेंटेनेंस। ये 6 स्टेजेस हम लोगों का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में स्टेजेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, मिनिमम डायमीटर ऑफ चैनल सैफ्ट। तो मिनिमम जो वर्किंग एरिया रहता है, वर्किंग रहता है 3.3 मीटर और सैफ्ट का जो लाइनिंग थिकनेस रहता है, ये थिकनेस रहता है 0.5 मीटर। तो अभी 3.3 मीटर प्लस 0.5 इंटू 2 मीन्स 1 मीटर। तो अभी हम लोग का आंसर आएगा 4.3 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। The coastage as per 1991 notification have been divided into। तो as per February 1991 हम लोगों का जो कोस्टल एरिया है वो हम लोगों को 4 जोन में डिवाइड किए हैं। 4 जोन में CRZ1, CRZ2, CRZ3 और CRZ4, ये 4 में हम लोग डिवाइड किए हैं। CRZ का मतलब क्या होता है? CRZ होता है कोस्टल रेगुलाइजेशन जोन। इसके हिसाब से हम लोग का जो कोस्टल एरिया है वो 4 जोन में हम लोग डिवाइड किए हैं। From a PERT network analysis, two information is available as expected time duration of project, which is 36 days, and standard deviation, which is 5.48 days. The construction agency would find out the target duration corresponding to 95% probability to complete the project. The target duration is days in। तो probability और target duration का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन का हेल्प से ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक पेज ले लेते हैं। पहला आ जाता है प्रोबेबिलिटी, जो कि है हम लोग का z, और होता है कि टारगेट ड्यूरेशन। टारगेट ड्यूरेशन हम लोग का आ जाता है TS माइनस एस्टिमेटेड ड्यूरेशन, और ये डिवाइड बाय होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है हम लोगों का 95%। 95% मीन्स 0.95 इक्वल्स टू टारगेट ड्यूरेशन हम लोगों को निकलने के लिए बोला है, और एस्टिमेटेड ड्यूरेशन कितना है 36 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन है 5.48। तो इधर से अगर हम लोग TS कैलकुलेशन करेंगे यानी 0.95 इंटू 5.48 प्लस 36, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 41.206 डेज आता है हम लोग। 41 डेज भी हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है ऑलमोस्ट, उफ, अप्रोक्स, 41 डेज। CPM नेटवर्क इज, CPM मतलब क्रिटिकल पाथ मेथड, जो कि होता है वन टाइम एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 17, the minimum depth of foundation as per latest IS code of practice। तो as per latest IS 1080-1982 हम लोगों को बोला गया है फाउंडेशन के लिए मिनिमम डेप्थ 500 mm तक रहना चाहिए टू अवॉइड सरफेस इम्पैक्ट एंड सॉइल वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 18, in standard consistency test of cement that gauging time shall be kept between। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए आइडियल टाइम हम लोगों को होता है 3 to 5 मिनट्स, बिकॉज दिस टाइम फ्रेम allows our concrete in adequate mixing without the paste starting to set। यानी
सेटिंग के बाद हम लोगों को 3 to 5 मिनट्स मिलेगा जिधर पे हम लोग गॉजिंग करेंगे फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट। Question number 19. The cantilever beam rectangular in cross section is subjected to an isolated load. If the width of the beam is doubled, the deflection of the free end will be changed in the ratio of। तो देखिए डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन मतलब डेल्टा, और डेल्टा मतलब 1/i, आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इधर आई होता है बी डी क्यू बाई 12। तो ये आई का वैल्यू हम लोग अगर इधर लगा देंगे तो 1/b/d³/12। और तो इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से देखिए, हम लोगों को क्या बोला गया है क्वेश्चन में, विड्थ हो रहा है डबल, विड्थ डबल हो रहा है कि मतलब बी हो रहा है 2b। तो अगर बी 2b होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, 1/2 का हिसाब से होगा, मींस डिफ्लेक्शन फ्री एंड में हाफ हो जाएगा। Question number 20. Stress in members of stability determined simple frames can be determined by method of joint, method of section और graphical solution। तो ये तीनों ही वैलिड है, तो हम लोगों का आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21. पीवीसी इज स्टैंड्स फॉर, पीवीसी स्टैंड फॉर, आपको मालूम होगा पीवीसी यानी पॉलीइथिलीन विनाइल क्लोराइड। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पीवीसी हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो पीवीसी यूज करने का एक ही मोटो है, लाइट वेट, ड्यूरेबल और केमिकल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 22. इफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ गिवन मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, देन द बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू। तो इसको तो समझने के लिए एक पेपर लेना ही पड़ेगा। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई इक्वल्स टू 9 इंटू बल्क मॉड्यूलस इंटू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी डिवाइडेड बाय 3 इंटू बल्क मॉड्यूलस प्लस मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और क्वेश्चन में दिया गया है ई इक्वल्स टू 2g, मीन्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ट्वाइस इट्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये आ गया हम लोग का इक्वेशन 1 और ये आ गया हम लोग का इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में अगर डालेंगे तो 2g इंटू 3k प्लस g इक्वल्स टू 9k इंटू g इक्वल्स टू 6kg प्लस 2g स्क्वायर, मीन्स 9k इंटू g, यानी 2g स्क्वायर इक्वल्स टू 3kg और 2g इक्वल्स टू 3k, मतलब k इक्वल्स टू 2g/3। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2c/3। तो हम लोग का आएगा आंसर नंबर सी, 2c/3। क्वेश्चन नंबर 23. गिवन द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज w, the angle of repose is psi, the angle of repose is psi and h is the height of the wall and the earth retain is level, the active earth pressure is p on retaining wall is given by। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे रैंकिन्स थ्योरी से। रैंकिन्स थ्योरी को समझने के लिए एक पेपर ले लेंगे। एज पर रैंकिन्स थ्योरी प्रेशर इक्वल्स टू हाफ इंटू W इंटू ए स्क्वायर इंटू के ए। के क्या होता है, के होता है 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव। तो सेम के का वैल्यू इधर पे डाल देंगे तो 1/2 इंटू W ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव। ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा, तो हम लोग का आएगा ऑप्शन 2, हम लोगों को आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24. हाईली प्लास्टिक क्ले एग्जिबिट shear strength from adhesion between soil particles। तो व्हाट इज एडेशन, तो एडेशन मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मटेरियल्स और पार्टिकल्स ऑफ सेम मीडियम, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन सॉइल ग्रेन्स, ये भी हम लोग को ऑप्शन में आएगा, और रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ये भी हम लोग का ऑप्शन में आएगा। तो ऑल ऑफ द अबव हम लोग का आंसर होगा। Question number 25. According to code of practice of IRC, the depth of foundation should not be less
तो एज पर IRC 451972 तो ये बोला गया है कि डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन हमेशा 1.33 टाइम्स ऑफ स्कोबार वाल्व हम लोगों को रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉम्पैक्शन मेंबर कैरिंग बोथ डेड एंड सुपरइम्पोज्ड लोड इज। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? तो स्लेंडरनेस रेशियो का हम लोग अगर लैम्डा से डिनोट करेंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ यानी LE डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जाइरेशन मतलब R। ये होता है हम लोगों का स्लेंडरनेस रेशियो। तो ये सुपर एक्सपोज लोड क्या होता है? सुपर एक्सपोज लोड मतलब एक्सियल लोड प्लस लेटरल लोड होता है जिसका वैल्यू 180 डिग्री होगा। Question number 27. The load of a floor beam is as follows. Dead load 6 kilonewton per meter square, live load 4 kilonewton per meter square, floor finish 1 kilonewton per meter square. As per IS 800 2007, the design factorial load is। तो देखिए डिजाइन फैक्टोरियल लोड का क्या फॉर्मूला होता है कि टोटल लोड इंटू 1.5। तो अभी इधर पे हम लोग का टोटल लोड कितना आ रहा है? टोटल लोड यानी 6 + 4 + 1 मतलब 11 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 11 इंटू 1.5 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4। Question number 28. The probable cause of industrial sickness in small scale industry। तो देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल कॉज दोनों इन्वॉल्व होता है यानी ऑप्शन नंबर C आएगा हम लोग का आंसर। बिकॉज इंटरनल कॉज का अगर बात करेंगे तो प्रॉब्लम इनसाइड द कंपनीज और एक्सटर्नल कॉज का अगर बात करेंगे तो चैलेंजेस फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट। Question number 29. The output of bulldozer is 37.9 meter cube per hour. The output of angle dozer is। तो एंगल डोजर के लिए एक सिंपल फॉर्मूला आप याद रखिए। आउटपुट ऑफ बुलडोजर का जितना वैल्यू है यानी 37.9 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब 41.69 मीटर क्यूब पर आवर हम लोग का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर C। Question number 13. In limit state of collapse for direct compaction, the maximum axial compressive strength in concrete is। तो as per IS 456 maximum axial compressive strength in concrete होता है ऑप्शन नंबर B 0.0035। So question number 31. A continuous beam shall be deemed to be a deep beam if the ratio of effective span to overall depth is। तो डीप बीम का एक कॉन्सेप्ट है एज पर IS 456 2000 क्लॉज नंबर 29.1। वो थोड़ा देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट में ये बोला गया है कि ए बीम शैल बी डीम टू बी अ डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ और L/D is less than for simple supported beam 2.0 and for continuous beam it is 2.5। मतलब हम ये बोल सकते हैं if the span ratio is less than 2 then it is a deep beam। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। Question number 32. Side face reinforcement are provided in beams to prevent। तो साइड फेस reinforcement भी IS 456 के हिसाब से एक डेफिनेशन है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ऐसा है कि where the depth of the wave in a beam exceeds 750 mm, side face reinforcement shall be provided along the two face। The total area of such reinforcement shall be not less than 0.1% of the wave area and shall be distributed equally on two face as a spacing not exceeding 300 mm or wave thickness whichever is less। तो अभी आते हैं क्वेश्चन पे। तो साइड फेस रेनफोर्समेंट हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं बीम में? तो टेंसाइल फोर्स के लिए, शियर फोर्स के लिए और क्रैक्स के लिए। क्रैक्स यानी वेब क्रैक्स के लिए।
तो ऑल ऑफ द अबव हम लोगों का आंसर आ जाएगा। The nominal cover to meet durability requirements in severe exposure shall not be less than। तो ये क्वेश्चन भी एज पर IS 456 टेबल नंबर 16 क्लॉज नंबर 26.4.2 सेवियर एक्सपोजर के लिए 45 mm हम लोगों को नॉमिनल कवर या कवर देना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का C 45 mm। क्वेश्चन नंबर 34 द हाइट ऑफ अ सिंक ऑफ वॉश बेसिन अबव फ्लोर लेवल इज केप्ट। तो एज पर होम रूल हम लोगों को वॉश बेसिन हमेशा 75 टू 80 सेमी के बीटिल में देना चाहिए बिकॉज दिस इज द ergonomical height। 35 the minimum percentage of longitudinal reinforcement in RCC column as per IS 456 is। तो as per IS 456 2000 it is said that at least 0.8% of the gross area is the minimum percentage of longitudinal reinforce in column। Question number 36 back bearing of a line is equal to। तो पहले आप ये बताओ कि why we use back bearing। अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको आंसर ऐसा बोलना होगा कि we use back bearing for checking alignment। तो back bearing और forward bearing का हिसाब आपको याद होगा कि back bearing equals to forward bearing plus 180 degree if the forward bearing is less than 180 degree and the back bearing equals to forward bearing minus 180 degree if the forward bearing is greater than 180 degree। ओके तो इसका हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं बैक बियरिंग इक्वल्स टू फोर्थ बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ओके तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज एक्सट्रीम इन टर्म्स ऑफ। तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि टर्बिडिटी ऑफ वाटर यूज कहाँ होता है। तो टर्बिडिटी ऑफ वाटर यूज इन वाटर क्लैरिटी चेक। तो इसके लिए हम लोग सिलिका स्केल एंड प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल ये दोनों हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 फाइनर ग्रेडिंग ऑफ सीमेंट। So this always affect only the early development of strength। Question number 39 if the resultant of two equal forces has the same magnitude as either of the forces then the angle between the two forces is। तो इसको एक पेज लेके सॉल्व करते हैं कि as per resultant formula r equals to root p square plus p square plus 2 p square cos theta। ओके और क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इधर ये लिखा गया है कि टू इक्वल फोर्सेस हैज बीन सेम मैग्नीट्यूड मींस ये आर भी हम लोग का वैल्यू पी आएगा। हम लोग कैसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2p² cos थीटा। ओके तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2p² प्लस 2p² cos थीटा यानी माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2p² cos थीटा और cos थीटा इक्वल्स टू -1/2। तो आपको ये मालूम होगा cos इनवर्स 1/2 अगर थीटा होगा तो थीटा का वैल्यू आएगा 120 डिग्री। तो हम लोग ऑप्शन थोड़ा चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आएगा हम लोग का आंसर 120 डिग्री। The angle between two forces when the resultant in maximum and minimum respectively। तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग वही सॉल्व किए तो टू फोर्सेस का एंगल हम लोग cos थीटा का हिसाब से लगाएंगे। तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 मतलब मैक्सिमम इफ द थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और cos थीटा इक्वल्स टू -1 मींस दिस इज मिनिमम इफ द थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके तो आप ये इधर ये पूछ सकते हो कि 1 और -1 हम लोगों को किधर से आ रहा है। तो 1 और -1 यानी रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हम लोगों को मैक्सिमम हमेशा 1 आएगा और मिनिमम -1 आएगा और cos थीटा के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 इफ द थीटा इज 0 डिग्री एंड cos थीटा इज -1 इफ द थीटा इज 180 डिग्री। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इधर पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए
0 डिग्री यानी 180 डिग्री आंसर आएगा। 41 the proportion of second moment of area about the centroid axis to second moment of area about the base of the rectangle will be। तो हम लोगों को ये मालूम है कि मोमेंट ऑफ एरिया मतलब होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको डिनोट कर सकता है आई से, वो होता है BHQ/12 यानी सेंट्रोइड का फॉर्मूला। और क्वेश्चन में हम लोगों को द बेस के लिए पूछा गया है, तो फॉर बेस के लिए वी नीड टू डिवाइडेड दिस विथ 1/BHQ डिवाइडेड बाई 3। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे BHQ/12 इंटू 3/BHQ यानी, और इसको कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर, तो 1/4 हम लोग का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 इफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द प्लेस is doubled, the weight of the body will be। So as per second law of motion, we came to note that the weight equals to mass into gravity। तो क्वेश्चन के साथ थोड़ा रिलेट कीजिए, क्या बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द प्लेस डबल मींस ग्रेविटी जो है इधर पे ये डबल हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है। तो अगर mg में ग्रेविटी 2 गुना जाएगा तो वेट भी इंटू 2 होगा, तो हम लोगों का आंसर इसीलिए डबल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड, as per physics we called it momentum because momentum means mass into velocity। अगर मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करेंगे तो मास m और v होगा, मीन्स p इक्वल्स टू mv। क्वेश्चन नंबर 44 ए चेन ऑफ अ लेंथ l and height w kg per meter is suspended at its end will be pull of p kg, the slag correction is। तो स्लैग करेक्शन का फॉर्मूला हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि w इक्वल्स टू l डिवाइडेड बाय 24 m स्क्वायर p स्क्वायर। तो क्वेश्चन में तो मास का कोई भी चीज बताया नहीं गया है, तो इसीलिए हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, w स्क्वायर l डिवाइड बाय 24 p स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 45 द वर्टिकल एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस एंड ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल एट ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट इट्स पिवट इज नोन एज मैग्नेटिक डिप। ऑप्शन नंबर 46 मैग्नेटिक डिक्लेरेशन एट एनी प्लेस। तो आप ये याद रखो, मैग्नेटिक डिक्लेरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट ऑलवेज वेरीज विथ टाइम, and because of our earth magnetic declaration magnetic storm may come in future। Question number 47 a temporary rigid structure having platform to enable masons to work at different stages of a building is known as scaffolding। the number of trays in flight it equals to। तो राइजर और ट्रेड का एक फॉर्मूला है बेसिक, वो थोड़ा दिखा देते हैं। तो राइजर इक्वल्स टू ट्रेड प्लस 1। तो अभी इधर पे हम लोग को ट्रेड के लिए पूछा गया है, तो ट्रेड इक्वल्स टू राइजर -1, ये होगा हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 an RCC roof slab is designed as two-way slab। तो one-way slab और two-way slab के लिए हम लोग बहुत बार बात किए हैं, ऑलरेडी एक डेडिकेटेड शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं। तो फिलहाल हम ये बता सकते हैं कि LH डिवाइड बाय LY मींस इफ वी डिनोट शॉर्टर स्पैन इन LH एंड लॉन्गर स्पैन इन LY, देन LH डिवाइड बाय LY इज लेस देन 2, देन इट इज अ two-way slab। तो हम लोग का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, द रेशियो ऑफ स्पैन इन टू डायरेक्शन इज लेस देन 2। Question number 50 spacing of stirrups in a rectangular beam is, so we always increase the spacing of stirrup at the center of the beam because the shear stress always high at the end point, and that's why we provided extra stirrups at the end portion। Question number 51 a simple supported beam carries two equal concentrated load W at distance L by 3 from either support, the maximum bending moment will be।
तो बीम को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग का सपोर्ट है और टू इक्वल लोड है जो हम लोगों का स्पैन को L/3 हिस्से में डिवाइड कर रहा है। सो इफ वी कैलकुलेट द मोमेंट्स यूजिंग द सेक्शन बिटवीन लोड्स, द लोड W into distance L/3 equals to WL/3, means option number D will be our answer. क्वेश्चन नंबर 52, क्वार्टजाइट इज, तो आपको ये याद होगा क्वार्टजाइट इज मेटामॉर्फिक रॉक, बट ये मेटामॉर्फिक वर्ड का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? तो अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाएगा, आपको ये आंसर देना होगा कि मेटामॉर्फिक इज द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चेंजेस दैट कैन टेक प्लेस इन ओरिजिनल रॉक under the influence of changes in the surrounding conditions of temperature and pressure, and called is metamorphic. Question number 53, the minimum compressive strength of first class brick should be, तो फर्स्ट क्लास brick के लिए 100 kg पर सेमी स्क्वायर हम लोगों का compressive strength आना होगा। सेकेंड क्लास brick के लिए 75 एक्सेप्टेबल है और थर्ड क्लास brick के लिए आप ये याद रखिए 35 kg by सेमी स्क्वायर अचीव होना चाहिए। 4 vertical columns of the same material, height and weight have the same end condition. The bulking load will be largest for the column having the cross section of. So according to Euler's bulking formula, the moment of inertia high for the I section. That's why bulking resistance also be the highest. Question number 55, a correction of error due to refraction is, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 0.01122 डी स्क्वायर। और अगर कर्वेचर करेक्शन का अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जो वैल्यू दिया गया है 0.0673 डी स्क्वायर, ये हम लोगों का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 56, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग ए टाई लाइन इज, सो वी रन ए टाई लाइन टू टेक डिटेल्स ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। Question number 57, if the true bearing of line AB is 269 degree 30 minute, then the azimuth of the line AB is, तो अगर आप azimuth का डेफिनेशन अच्छे से फॉलो करेंगे तो ये बताया गया है कि azimuth का वैल्यू ट्रू बियरिंग का सेम होता है बिकॉज इट ऑल्सो मेजर्ड फ्रॉम क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ। तो हम लोगों का आंसर इसीलिए ऑप्शन नंबर डी 269 डिग्री 30 मिनट आएगा। Question number 58, if the horizontal distance between the start point and the point of observation is d, then the error due to the curvature of the earth is proportional to d square. Question number 59, an ideal transition curve is, तो ideal transition curve clockwise curve होता है because its radius always gradually decrease, और ये यूज कहाँ होता है? ये एक ट्रांजिशन कर्व होता है जो कि हाईवे एंड रेलवे रूट डिजाइनिंग में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 60, इफ द टैकोमीटर इज फिटेड विद द एनालिटिक लेंस, तो अगर एनालिटिक लेंस में हिसाब करेंगे तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा 100 से और एडिटिव कांस्टेंट होगा 0। क्वेश्चन नंबर 61, इन केस ऑफ शूटिंग फ्लो द फ्रॉड नंबर इज, तो व्हाट इज शूटिंग फ्लो? शूटिंग फ्लो मींस सुपर क्रिटिकल फ्लो, और सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए फ्रॉड नंबर हमेशा 1 होता है। Question number 62, the value of Poisson's ratio for structural steel is, so what is Poisson's ratio? Poisson ratio means lateral strain by axial strain. And for structural steel is always come 0.3. Question number 63, a soil sample is having a specific gravity of 2.60 and a void ratio of 0.78. The water content in percentage required to fully saturated soil at the void ratio would be, तो आपको ये चीज में ध्यान देना चाहिए कि फुल्ली सैचुरेटेड के लिए हम लोग को void ratio बोला गया है, तो इसीलिए फुल्ली सैचुरेटेड मतलब S इक्वल्स टू 1 आएगा। अगर void ratio और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का अगर हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे तो ES इक्वल्स टू W इंटू G, तो एज तो हमारा इधर 1 है, मतलब W इक्वल्स टू E बाई जी। ई मतलब वॉइड रेशियो
तो 0.78 और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.60। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 हम लोग का आंसर आएगा। और क्वेश्चन में परसेंटेज के लिए पूछा गया है, तो परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए 30% हम लोगों को आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। Question number 64. A person standing on the floor of moving lift, the apparent weight of the person will be increased when? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन हम लोग को ये फॉर्मूला आएगा कि फोर्स इक्वल्स टू mg प्लस na। mg यानी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और na मतलब मास टाइम एक्सेलरेशन। तो अपरेंट वेट हमेशा इंक्रीज फील होगा व्हेन द लिफ्ट मूव अपवर्ड with the uniform acceleration, option number C. Question number 65. As per municipal building rule, the maximum horizontal projection of chhajja, तो maximum projection of chhajja is up to 500 on all side of the building as per municipal rule. Question number 66. As per municipal building rule, low and medium voltage line including service line of 11,000 volt, the vertical clearance is। तो ये थोड़ा म्यूनिसिपल रूल के हिसाब से देख लेते हैं। तो म्यूनिसिपल रूल क्या बोल रहा है, लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन इंक्लूडिंग सर्विस लाइन वर्टिकल क्लियरेंस 2.5 और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस 1.2 मीटर होना चाहिए। हाई वोल्टेज लाइन यानी 11,000 वोल्ट के लिए वर्टिकल क्लियरेंस 3.7 मीटर और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस 1.2 मीटर होना चाहिए। और हाई वोल्टेज अबव 11,000 अप टू 33,000 वोल्ट अगर होगा तो भी वर्टिकल क्लियरेंस हम लोगों को 3.7 मीटर और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस 2.0 मीटर हम लोग को देना चाहिए। तो हम लोग का क्वेश्चन 11,000 के लिए पूछा गया है, इसीलिए 3.7 मीटर हम लोग को आंसर आएगा। Next question 67. As per municipal building rule, the maximum permissible floor area ratio with width of the means of access above 3.5 meter to 7 meter। तो फ्लोर एरिया मतलब क्या होता है, फ्लोर एरिया इक्वल्स टू टोटल बिल्डअप एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। तो इसके लिए रेशियो 1.75 आंसर आएगा। Question number 68. As per municipal building rule, the ground coverage for building for residential building having plot size of 200 square meter। तो ये भी थोड़ा म्यूनिसिपल रूल के हिसाब से देख लेते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल ग्राउंड कवरेज क्या बोला गया है। तो प्लॉट कंटेंट सिंगल बिल्डिंग, अगर टाइप ऑफ बिल्डिंग रेजिडेंशियल एंड एजुकेशनल है तो प्लॉट साइज अप टू 200 स्क्वायर मीटर 65% and plot size above 500 meter 50% और अदर इंक्लूडिंग मिक्स्ड यूज हम लोगों को 40% परमिसिबल ग्राउंड कवरेज है। तो इसके लिए ऑप्शन तो हम लोग का 65 नहीं है, तो 60% हम लोग अप्रोक्स पकड़ सकते हैं। 69. मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियर डिस्टेंस फॉर टू पाइप्स इन ह्यूम पाइप कल्वर्ट इज। तो ह्यूम पाइप के लिए हॉरिजॉन्टल क्लियर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये याद रखिए, if the dia is less than 1000 mm, then the clear distance is 500 mm, and if the dia is greater than 1000 mm, then the clear distance will be 600 mm। तो ऑप्शन में हम लोगों का तो 600 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 70. द हाइट ऑफ द बाथरूम शैल नॉट बी लेस देन। ये भी सेम आर्गोनोमिक रूल के हिसाब से द हाइट ऑफ द बाथरूम ऑलवेज 2.29 मीटर बिकॉज we have to give the bathroom height always 2.29 meter for smooth ventilation and comfort। Question number 71. As per IS 456/2000, सिलिका फ्यूम is usually used। तो पहले आप ये बताओ कि why we use सिलिका फ्यूम। तो आंसर ऐसा आएगा कि we use silica fume for improved strength and durability, and according to IS 456 clause number 5.2.1.2, we use 5% to 10% of cement content in high performance concrete।
Question number 72. Crack starts appearing in normal concrete under uniaxial compression when it's subjected to about. तो यूनिएक्सियल कंप्रेशन में विजिबल क्रैक्स हमेशा 40% ऑफ द अल्टीमेट लोड में विजिबल होता है और इंटरनल माइक्रो क्रैक उसका आगे ही फॉर्म हो जाता है कंक्रीट में। Question number 73. Pick up the correct sentence. Option number A. The cement grains bigger as the reaction proceeds. The cement grains become smaller as the reaction proceeds. ये सही होगा because after dissolve of cement it form CHI gel, मतलब कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, जिसका पार्टिकल साइज सीमेंट पार्टिकल से कम होता है, इसके लिए ग्रेन साइज भी कम हो जाएगा। 74. For the soundness test of cement, with the help of the Latchater's apparatus, cement paste has been prepared by adding water. So for this, we need 0.78 times amount of water required for normal consistency test. And for the setting time test, we need 0.85 times the amount of water. Question number 75. M25 grade of concrete has been prepared by using same materials and practicing the same quality control except using different water cement ratio as per below. तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि M25 के लिए हम लोग का जो मिक्स रेशियो है वो है 1:1:2 and for proper hydration we use 0.50 water cement ratio for the best result. So if we provide 0.40 water cement ratio, the mixer will be too stiff to place the concrete, and if we provide 0.70, it will not achieve the 25 megapascal of compressive strength. And if we provide 0.60 water cement ratio, the concrete will be porous concrete and may form the air pockets. 76. Which activity in connection with construction takes maximum time? देखिए अगर आप ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो एक्सेप्ट फोम वर्क सब वन डे एक्टिविटी है। आर्ट कोइंग भी वन डे में कंप्लीट हो सकता है, रीबारिंग भी वन डे कंप्लीट हो सकता है और प्लास्टरिंग भी वन डे में कंप्लीट हो सकता है, पर कोई भी साइड में फोम वर्क के लिए ज्यादा दिन का टाइम लगता है। Question number 77. Incorrect statement related to concrete block masonry. So we use concrete block masonry for rapid construction. Strength of mortar shall be less than the strength of concrete. Concrete block shall be used as masonry kept immersed in water before we put work. तो ये all of the above हम लोग का आंसर आएगा। Question number 78. Ultrasonic pulse velocity of a concrete 4 km per second. The quality grade of concrete is. तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट में अगर हम लोगों का वैल्यू 4 या 4 से ज़्यादा आ रहा है तो ये हम लोग का एक्सीलेंट कंक्रीट होगा, मतलब कंक्रीट में कोई भी हानिकॉम या वॉइड नहीं है। और गुड है तो इसका वैल्यू 3.5 to 4 किमी पर सेकेंड आएगा। फाइन और मीडियम में हम लोग ये बता सकते हैं कि 3 to 3.5 तक होगा, और पोर अगर 3 का नीचे होगा तो ये पोर कंक्रीट है, मतलब हनीकॉम या एयर पॉकेट या एयर वॉइड जो भी आप बोल सकते हो वो कंक्रीट में फॉर्म हो गया है। Question number 79. A list of sound absorbing coefficient is given below based on sound absorbing coefficient. Pick up the one which exhibit the best sound absorbing material. तो आप ये याद रखो कि कोएफिशिएंट जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर साउंड एब्जॉर्बेशन होगा। तो इसके लिए हम लोग का जो हाईएस्ट वैल्यू इधर पे दिया गया है 0.60, वही हम लोग का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 80. For pre-tensed system, the minimum grade of concrete is recommended as. तो pre-tensed system के लिए हम लोगों को हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए होगा, तो जिसका वैल्यू जिसमें हम लोग M40 ग्रेड का सीमेंट यूज कर सकते हैं, और पोस्ट टेंस के लिए हम लोग M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81. The bottom most component of a flexible pavement is. तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का अगर हम लोग लेयर देखेंगे तो बॉटम मोस्ट पार्ट जो होता है वो होता है कि सब ग्रेड, जिसका वैल्यू आता है 150 to 300 mm। उसके ऊपर आता है सब बेस
जिसका थिकनेस आता है 100 to 300 mm। उसके ऊपर बेस कोर्स जिसका वैल्यू भी सेम होता है 100 to 300 mm। उसके ऊपर बाइंडर कोर्स जिसका थिकनेस 50 to 100 mm। और लास्टली सरफेस कोट जो सील कोट होता है उसका थिकनेस होता है 25 to 50 mm के बीच में। तो हम लोग का आंसर इधर पे आएगा कि सब ग्रेड। तो सब ग्रेड इट इज अ नेचुरल सॉइल बेस and most important layer for strength and drainage system. Question number 82. When consistency index of a soil mass is negative, it will be। तो consistency index का फॉर्मूला यानी IC, इससे हमको ये मिलता है कि WL माइनस W डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। WL माइनस WP मतलब होता है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स। WL आता है हम लोग का लिक्विड लिमिट और W मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट। तो क्वेश्चन का हिसाब से अगर W इज ग्रेटर देन WL मतलब लिक्विड लिमिट तो सॉइल मास लिक्विड स्टेट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 83। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम occurs when the shear force changes its sign। Question number 84. The bending moment of a cantilever beam of length L and carrying a gradually varying load from 0 at 3 end and W per unit length at the fixed end is। तो इसको थोड़ा ड्राइंग कर लेंगे। ये हम लोगों का कैंटिलीवर बीम आ गया, इसका लेंथ हम लोगों को बोला गया है L है और इसमें लोड ऐसा दिया गया है। तो इधर पे तो हम लोगों का ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। इसके लिए हम लोगों का वैल्यू आएगा WL²/6 मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड per 50 kg of cement for M15 grade concrete। So according to nominal mixed concrete, we need 32 liters of water for 50 kg of cement। Question number 86. The prop reaction of a cantilever beam propped at free end and carrying uniformly distributed load over the whole span। मतलब अगर इसको बीम को ड्रॉ करेंगे तो ये फिक्स्ड एंड है, इधर पे रिएक्शन है RB। ये आ गया हम लोगों का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वेट पर मीटर एंड अकॉर्डिंग टू मोमेंट इक्विलिब्रियम WL⁴ डिवाइड बाय 8I इक्वल्स टू RB इंटू L³ डिवाइडेड बाय 3E इंटू I। तो इसमें से अगर कैलकुलेट करेंगे L3 कट होगा और EI से कट होगा, यानी RB इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू WL डिवाइडेड बाय 8। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। A cantilever of length L is subjected to bending moment N at its free end। If EI is the flexible rigidity of the section, then the deflection of the free end is। तो ये थोड़ा ड्राइंग कर लेंगे। ये हम लोग का फिक्स्ड एंड है, ये हम लोग का मोमेंट है M। तो स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन फॉर्मूला से हम लोग को डिफ्लेक्शन का डेफिनेशन ये मिलता है कि mL²/2EL। ऑप्शन नंबर ए आएगा हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन मेंबर इज गिवन बाय। तो कॉमन इलास्टिक डिफॉर्मेशन का जो डेफिनेशन है उसमें ये वैल्यू निकल के आता है कि 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन इंटू V। सिग्मा यानी स्ट्रेस, एप्सिलॉन स्ट्रेन और वॉल्यूम V यानी C आएगा हम लोग का आंसर 0.5 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 89। फिक्स्ड एंड मोमेंट इन फिक्स्ड बीम। तो कोई भी बीम में अगर एंड भी फिक्स होगा और फिक्स्ड बीम भी रहेगा, इधर पे लोड है P, ये L/2 और ये L/2 हम लोग पकड़ सकते क्योंकि टोटल लेंथ L है। तो मोमेंट हम लोग का इधर से आएगा WL/8। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90। द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ 6-foot roller is 20 सेमी। द थिकनेस ऑफ द लेयर कॉम्पैक्टेड इज केप्ट। तो 6-foot लोडर के लिए हम लोग का इफेक्टिव प्रोजेक्शन हमेशा आता है 75%। ओके, ये याद रखना
तो अगर 75% ऑफ 20 सेमी अगर हम लोग करेंगे तो वही हम लोगों का कॉम्पैक्टेड एरिया आएगा। तो 20 इंटू 75 बाई 100 अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 3 से जाएगा और 100 4 से और 420 से जाएगा, यानी 5 इंटू 3 15 सेमी। तो 15 सेमी ऑप्शन नंबर ए आएगा हम लोग का आंसर। तो थैंक यू इंजीनियर्स, थैंक यू फॉर स्टे कनेक्टेड। आई होप आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और भी सेम टॉपिक में और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहिए द सिविल टेल्स से। तो थैंक यू, विद लव एंड रिस्पेक्ट, डी सोरिस।